Assalamu alaikum. This is session number 30 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491 and I'm Usman bin Saif. As we always do, we first quickly go through a summary of what we learned in the last session. और आज का ये हमारा सेशन है भी लास्ट सेशन है फॉर दिस कोर्स. लेक्चर नंबर 30 है, सेशन 30 है और लास्ट सेशन है. इसमें आज हम सेक्शन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. उससे पहले SPSS को एक दफ़ा प्रैक्टिकली हम यूज़ करके देखेंगे और इसके बाद सेशन नंबर 31 और 32 में 31 के अंदर हम सेक्शन नंबर 1 और 2 रिवाइज़ करेंगे और लेक्चर नंबर 32 जो है सेशन 32 है उसमें हम अपना सेक्शन नंबर 3 एंड 4 उसको रिवाइज करेंगे और इस तरह हमारा कोर्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रिसर्च फॉर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो हमने लास्ट सेशन में सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी? हमने लास्ट सेशन में एक्सेल देखा था. हमने पहले एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ा था. हमने देखा था कि फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, कैसे फार्मूला इनपुट करते हैं और हमारे पास कैसे रिज़ल्ट आता है, डेटा एंट्री कैसे होती है. और अब हमने पिछले सेशन के अंदर हमने उसे दोबारा से प्रैक्टिस की थी. हमने डेटा एंट्री करके देखी थी कि डेटा एंट्री कैसे होती है. हमने डिस्क्रिप्टिव्स देखे थे, मीन, मीडियन, मोड के सबके फॉर्मूले, कॉन्फिडेंस इंटरवल के. फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हमने रिग्रेशन रन करके देखी थी, रिग्रेशन कैसे रन करते हैं. कॉरिलेशन कैसे, हमने कॉरिलेशन फाइंड की थी. कॉरिलेशन में भी हमने 2 एग्जांपल्स की थी. एक पियर्सन्स कॉरिलेशन कोफिशिएंट एक में हमने फाइंड करके देखा था, एक में हमने स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कॉरिलेशन कोफिशिएंट हमने फाइंड करके देखा था. दोनों हमने प्रैक्टिकली करके देखे थे, फार्मूलाज देखे थे. फिर हमने रिग्रेशन देखा था. रिग्रेशन के बाद हमने उसका स्कैटर प्लॉट भी देखा था. फिर फाइनली हमने एनोवा कैलकुलेट करना सीखा था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर. और हमने ये भी सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एनोवा का कोई फार्मूला नहीं होता. बेसिकली एनोवा जो है इट इज़ अ टेस्ट जो कि इट इज़ अ डेटा एनालिसिस टेस्ट और ये एक्सेल के अंदर एक डेटा एनालिसिस की ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर जिसको आप जाके चेक करते हैं. तो हमने 1 फैक्टर एनोवा वहाँ से ओपन किया करके हमने उसके डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने पहले वैल्यूज़ इंपुट की, हमने उसको रेंज बताई, हमने उसे कॉलम्स या रोज़ बताई. उसके बाद हमने जब ओके किया तो उसने हमें कंप्लीट एक एनोवा की पिक्चर एनालिसिस करके दे दी, जिसको हमने फिर देखा था कि उसके अंदर से हम अपना रिज़ल्ट कैसे हम ड्रॉ करते हैं. फिर हमने लास्ट सेशन में एक और बात की थी. हमने देखा था कि इस सारे कोर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिपोर्ट राइटिंग. आपने रिसर्च तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अगर आप रिपोर्ट अच्छी नहीं लिख सके तो उस रिसर्च का को आप रिपोर्ट अच्छी ना लिखने का मतलब है कि आप अच्छी तरह कन्वे नहीं कर सकते. आपका जो रीडर है आपकी रिपोर्ट का वो उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, वो आपका आइडिया नहीं जज कर सकेगा. अगर वो आप अपना आइडिया उसे कन्वे ही नहीं कर सकेंगे तो हमारी जो रिसर्च है वो उसका फ़ायदा नहीं होगा. अभी हम बात कर रहे थे रिपोर्ट की. फिर हमने देखा था रिपोर्ट्स एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए एसेंशियल्स क्या हैं और उसमें किन चीज़ की बातों का ख्याल रखना पड़ता है. फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग देखे थे. हमने देखा था कि फिर देयर आर 15 प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. वो हमने सारे 1 बाय 1 सारे के सारे देखे. फिर हमने उसके बाद फॉर्मेट्स पे बात की थी कि अगर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स भी देखी थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट, एक तो इन हाउस रिसर्च होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट आउट रिसर्च होती है, एक हमने देखा था कि रिसर्च रिपोर्ट जो है वो होती है फॉर यूनिवर्सिटी या आपने सबमिट करनी है अपने प्रोफेसर को, उसे हम डिसर्टेशन या थीसिस कहते हैं, थीसिस राइटिंग होती है. एक आपने किसी जर्नल में किसी पब्लिकेशन के लिए आपने रिपोर्ट लिखी है. इन सारी रिपोर्ट्स के मोर और लेस तो एक जैसे ही फॉर्मेट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है. कुछ रिपोर्ट्स का पैटर्न डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है. फिर हमने जर्नली एक बात की थी
कि एक अच्छी अगर हमने थीसिस या डिसर्टेशन लिखनी हो तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, हमने पूरा फॉर्मेट देखा था। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होने ज़रूरी हैं, कौन कौन सी मेन हेडिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन सी सब हेडिंग्स होनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि फिर अगर एक आपने और रिपोर्ट, एक एलैबोरेटेड रिपोर्ट लिखनी है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट आउट रिसर्च या किसी कंसल्टेंसी के लिए या इन हाउस रिसर्च है या जर्नल पब्लिकेशन के लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर फिर कौन कौन सी मेन हेडिंग्स हैं, कौन सी सब हेडिंग्स हैं, और कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं जो होना ज़रूरी हैं उसके अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट सेशन। और आज के सेशन में हम एक दफ़ा SPSS को क्विकली गो थ्रू करेंगे। SPSS को हम देखेंगे उसको यूज़ कैसे किया जाता है। हमने ऑल्दो के पहले अच्छी तरह लर्न कर चुके हैं, लेकिन हम अब SPSS की एक फ़ाइल ओपन करेंगे और उसके बाद हम अपना डाटा उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। डाटा वैल्यूज़ हम उसके पास के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, हम पंच इन करेंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स और हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देख लेंगे। फिर हम अपना और एक दो एनालिसिस हम डिस्क्रिप्टिव्स फाइंड करके देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना सेक्शन 4 स्टार्ट करेंगे, और जो कि है ऑपरेशनल रिसर्च, जैसे हम मेन जो कोर बिजनेस रिसर्च भी कहते हैं या ऑपरेशनल रिसर्च भी कहते हैं। हमारे कोर्स में हमने इसे टाइटल बिजनेस रिसर्च दिया हुआ है, लेकिन इसे एक्चुअली जो ऑपरेशनल रिसर्च इज़ इटसेल्फ अ साइंस, और दोनों एक ही बात है। और बिजनेस रिसर्च में बेसिकली इट इज़ अ वास्ट एरिया, उसमें ऑपरेशनल रिसर्च इज़ वन ऑफ द एरिया। ऑपरेशनल रिसर्च ज़्यादा इंडस्ट्री आपकी जितनी भी हैं वर्क रिलेटेड है, उस इन सारी जगहों पे ऑपरेशनल रिसर्च की जाती है। फिर आपको मैं बताऊंगा ऑपरेशनल रिसर्च होती क्या है, कहाँ से ये वर्ड डिराइव कैसे हुआ, और इसके अंदर फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस पे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद SPSS। SPSS के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा था, ओपनिंग द सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा की या दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हमने ऑलरेडी SPSS के अंदर डाटा एंट्री की हो, या फिर हमने एक और बात की थी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कर लेते। अब आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये शीट है, स्प्रेडशीट है, इसके ऊपर हमारे पास डाटा एंट्री की सारी हुई हुई है। इस डाटा एंट्री में एम्प्लॉय कोड है, हमारे पास ऊपर हमने दिए हुए हैं इनके टाइटल्स दिए हुए हैं कॉलम्स के, और ये रोज़ हैं। हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ये डाटा है। और उसके अंदर हमने देखा कि एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, एम्प्लॉय की कैटेगरी दी हुई है कि वो हायर मैनेजमेंट में, मिडल है, ये जूनियर मैनेजमेंट में, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई हैं, मिनॉरिटी क्लासिफिकेशन है कि किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता, एजुकेशन लेवल क्या है, बिगनिंग सैलरी क्या थी, करंट सैलरी इस वक्त क्या है, कितने महीने हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में उसे काम करते हुए, और उसका पिछला कितने महीनों का एक्सपीरियंस है, उससे पहले कितने महीनों का वो उसका जॉब एक्सपीरियंस है। अब हमने जब एक्सेल की में हमने डाटा एंट्री की बात की थी, हमने ये भी बात की थी कि जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्डिनल हमारे पास वेरिएबल होते हैं, या जिस तरह से हमारे पास था जेंडर था, मेल और फीमेल है। अब हम मेल और फीमेल का SPSS एनालिसिस नहीं कर सकता, उसके लिए हम उसे क्या करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। मेल को हमने ये नीचे ये देखिएगा, इसमें हमने ये कोड्स भी, हमने कीज़ भी डिफाइन कर दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज हायर, मिडिल, जूनियर थी 1 2 3 कोड है। जेंडर का मेल और फीमेल 1 2 कोड है। माइनॉरिटी का माइनॉरिटी, नॉट माइनॉरिटी, एजुकेशन लेवल के ये कोड्स हैं। तो हमने अब उसको क्या किया, नेक्स्ट टेबल के अंदर हमने रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस कर दिया, जितने हमारे पास वेरिएबल्स थे जो कि डिस्क्रिप्टिव थे, ऑर्डिनल थे, उनको हमने रिप्लेस करके कोडिंग वहाँ पे हमने एंटर कर दी। अब हम इस टेबल को एज इट इज़ यहाँ से हाईलाइट करेंगे, ड्रैग करके हाईलाइट करके अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। एक तो ये SPSS की स्प्रेडशीट आ गई। SPSS की स्प्रेडशीट में काम करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम यहाँ पर डायरेक्टली डाटा एंट्री कर लें, या हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर हम यहाँ से ऑप्शंस में जाके इसको हम डेटाबेस जो है या एक्सपोर्ट डेटाबेस कर लें, या हम इसको इंपोर्ट कर लें।
तो अभी हम जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हमारा डाटा। ये हमारा डाटा एज इट इज़ SPSS की शीट पे आ गया है। अब इसमें आप देखिएगा हमारा पहला वेरिएबल था एम्प्लॉय कोड, दूसरा वेरिएबल है एम्प्लॉय कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आ गए। अब हमने SPSS में एक और बात सीखी थी कि हमारे जो डाटा एडिटर है, दिस इज डाटा एडिटर विंडो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डाटा व्यू और एक है वेरिएबल व्यू। अब हम वेरिएबल व्यू में जाके क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को। वेरिएबल, हमारा पहला वेरिएबल क्या था, एम्प्लॉय, हम यहाँ से देख लेते हैं, पहला वेरिएबल था एम्प्लॉय कोड, दूसरा एम्प्लॉय कैटेगरी है। तो हम पहला वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय कोड। EMP, यहाँ पे जो नाम हम देंगे, हम लेबल में जाके उसको असाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली उस कोड का नाम क्या है, या हमने क्या उसको लेबल असाइन किया है। यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है वो हम कोई उसे एक कोड दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड के बजाय EMP-CD कर देते हैं, एम्प्लॉय कोड हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल वाज एम्प्लॉय कैटेगरी, तो हम इसको EMP-CAT कर देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल वाज जेंडर, GNDR। नेक्स्ट वेरिएबल वाज डेट ऑफ बर्थ, डेट, BR। नेक्स्ट वेरिएबल वाज माइनॉरिटी, MINOR। उससे नेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है, एजुकेशन लेवल, EDU, एजुकेशन लेवल। फिर नेक्स्ट वाज था हमारी बिगिन सैलरी, फिर था करंट सैलरी, और हमारा आखिरी जो था हमारा जो बिगनिंग सैलरी, करंट सैलरी, मंथ सिंस हायर और प्रीवियस एक्सपीरियंस। हमने यहाँ पे एक एक्चुअली मिस कर दिया, EDULVL। नेक्स्ट है X। माइनर के बाद हमारा नेक्स्ट, सॉरी एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। माइनॉरिटी के बाद एजुकेशन लेवल, हमने अभी क्या किया, हमने अपने सारे वेरिएबल्स को हमने उनकी कोडिंग कर दी, उनको कोई ना कोई कोड दे दिया। डेसिमल वैल्यू हमारी 0 है। लेबल अब हमने लिखना है, तो लेबल के अंदर हम बताएंगे कि हमारा पहला जो वेरिएबल है वो क्या है, एम्प्लॉय कोड है। इसमें हम लिख देंगे एम्प्लॉय कोड। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल है एम्प्लॉय कैटेगरी, तीसरा वेरिएबल है जेंडर, चौथा वेरिएबल है डेट ऑफ बर्थ, पांचवा वेरिएबल है माइनॉरिटी, पांचवा वेरिएबल है एजुकेशन लेवल, उसके बाद छठा हमारा वेरिएबल है बिगिनिंग सैलरी, फिर है हमारा करंट सैलरी,
फिर हमारा है नंबर ऑफ मंथ्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ मंथ्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद लास्ट हमारा वेरिएबल है प्रीवियस एक्सपीरियंस। नाउ अब हमने इसके अंदर क्या करना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे उन वेरिएबल्स की जो कि ऑर्डिनल थे, जो कि लाइक जेंडर था, जेंडर को हमने जो कि हमारा 1 2 में नहीं था, मेल फीमेल था। तो अब हमारा एम्प्लॉय कोड जो है वो भी हमारा न्यूमेरिक फिगर है। एम्प्लॉय कैटेगरी जो है, एम्प्लॉय कैटेगरी हमारी अगेन हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी में हमने देखा था कि वैल्यू इज 1, हमने 1 असाइन की थी फॉर हायर मैनेजमेंट के लिए, ऐड कर लें 1 फॉर हायर मैनेजमेंट, 2 फॉर मिडल मैनेजमेंट, 3 फॉर जूनियर मैनेजमेंट। इसको ऐड कर लें, ओके कर लें। फिर आपका जेंडर आ जाता है, जेंडर को भी वैल्यूज असाइन करते हैं, 1 मेल, 2 फीमेल, ऐड करें जी, ओके कर दें। फिर डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद हमारे पास माइनॉरिटी आ गई। माइनॉरिटी अगर इफ इट इज हमने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था कोड में, माइनॉरिटी में अगर माइनॉरिटी है तो 1, नहीं है तो 2, 1 माइनॉरिटी, 2 नॉट माइनॉरिटी, ऐड, ओके। एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल के अंदर भी 1 हमारा था PhD, 2 MSc, 3 BSc। फिर हमारा बिगनिंग सैलरी, करंट सैलरी, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सारे हमारे न्यूमेरिक फिगर्स हैं। ये अब हमारे पास ऊपर एम्प्लॉयज़ के कोड्स आ गए और उसके बाद हमारे पास ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अब हम 11 ठीक, अब ये हमारे पास एम्प्लॉय कोड्स आ गए और हमारे पास सारा कंप्लीट डाटा आ गया। अब हमने इसके अंदर पहला एनालिसिस कौन सा करना है, ये हमारे पास फाइल, या तो हम क्या, दो तरीके हैं। हम अब हमने एक फ़ाइल डेवलप कर ली, डाटा एंट्री कर ली, इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अगर हम इसे सेव कर लें, सेव एज, हमने इसे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा के नाम से हमने एक .sv के नाम से फाइल सेव कर ली। अभी हमारी फाइल सेव हो गई है। नाउ अब हमने पहला काम क्या करना था, हमने सेव की भी फाइल ओपन की, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास फाइल सेव्ड है। तो हम उसके बाद पहला काम हमने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसीज किसके दरमियान निकालनी है, हमने जेंडर की फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है, हमने बात की थी। जेंडर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप जाएंगे एनालाइज का टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे मेन्यू ओपन हो गया। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आपके पास लेफ्ट के ऊपर ये पूरा टेबल एक आ रहा है, इसमें हमने जेंडर पे क्लिक किया और दरमियान में एरो क्लिक किया तो वेरिएबल जेंडर आ गया। फिर आपने पूछेगा चार्ट कैसा बनाना है। आप कहें जी कि मुझे पाई चार्ट चाहिए या मुझे बार चार्ट चाहिए, कोई भी आप बना सकते हैं। पाई चार्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसीज का चाहिए, परसेंटेजेस का चाहिए। आप कहते हैं जी मुझे फ्रीक्वेंसीज का ही चाहिए, कंटिन्यू करें, ओके कर दें। आउटपुट विंडो के अंदर
आपको वो कैलकुलेट करके चार्ट दे देता है। अभी कैलकुलेट कर रहा है जी, ये देखिए उसने क्या कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर दी। उसने आपको बताया जेंडर कितने हैं, मेल 5 हैं, फीमेल 5 है, उनकी परसेंटेज ये है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी पाई चार्ट बन गया। अब अगर हम एक और एनालिसिस इसमें करना चाहें, हम अपनी प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में हमने फ्रीक्वेंसीज देखी थी। फ्रीक्वेंसीज के बाद हमने नेक्स्ट क्या चीज़ कैलकुलेट करनी, अगर हम कहते हैं हमने रिग्रेशन करना। रिग्रेशन से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। हमने वापस एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम डिस्क्रिप्टिव्स डिस्क्रिप्टिव्स आ गए। अब डिस्क्रिप्टिव्स के लिए हमने ऑप्शंस कैलकुलेट देखनी है। आपने भी देखा हमने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की। फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, हमने फ्रीक्वेंसीज एनालिसिस में जाकर फ्रीक्वेंसीज के अंदर आपने देखा उसको, आपने उसको वेरिएबल बताया, उसने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल एक तो बना दिया, साथ आपको उसने बार चार्ट बना दिया। हमारे केस में क्या था, हमने उसे पाई चार्ट बनाने का, तो उसने हमें पाई चार्ट बना दी। इसी तरह रिग्रेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन में भी जाके आप रिग्रेशन पे क्लिक करें, लीनियर, और उसके बाद फिर ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जब आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालें, ओके करेंगे, तो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस का ये चार्ट बन जाएगा। ये देखिए एनालिसिस के अंदर आपने सबसे पहले क्या फ्रीक्वेंसीज देखी थी, डिस्क्रिप्टिव्स एंड डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे, वेरिएबल्स देंगे, तो आपको सबके वो मीन, मीडियन, मोड्स कैलकुलेट करके दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस दे देगा। फिर अगर आपने इसके अंदर देखना है कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है, तो बायवेरिएट, पार्शियल जो कोरिलेशन जो आपने बायवेरिएट कैलकुलेट करनी, फिर आप वेरिएबल्स देंगे तो आपको कोरिलेशन कैलकुलेट कर देगा। रिग्रेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन पे क्लिक करें तो ये वही आपके पास टेबल आ गया। इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल के आप उसको ओके करेंगे तो आपको ये रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट करके दे देगा। इसी तरह ग्राफ्स हैं, लेगेसी डायलॉग्स में जाएं तो आपके पास स्कैटरग्राम, हिस्टोग्राम्स, एरिया, पाई चार्ट, बार चार्ट, चार्ट बिल्डर है। ये सारे के सारे आप ग्राफ्स इसके अंदर बना सकते हैं। आप इसके अंदर ऑप्शंस सारी आप एक्सप्लोर करते जाएं, आप इसके अंदर देखते जाएं, एनालिसिस करते जाएं, आप उसको वेरिएबल्स बताते जाएं, इन वेरिएबल्स के दरमियान ये एनालिसिस करना है, इसके दरमियान ये करना है। तो एसपीएसएस में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना इट इज़ वेरी ईजी, तो आप ईजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा सेक्शन नंबर 3 ऑफ आवर कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब नाउ विल स्टार्ट द सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 का हम पहले कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। सेक्शन 4 क्या था, बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स या ऑपरेशनल रिसर्च प्रॉब्लम भी इसे कहते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व इन बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस थ्रू ग्राफिकल मेथड, हमने इसमें एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेथड है, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन टू सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये सारे 5 टॉपिक्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आज हम इस सेशन में इनको लर्न करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च क्या होती है, ये टर्म ऑपरेशंस रिसर्च कहां से आई। ऑपरेशंस रिसर्च हैज इट्स बिगिनिंग इन वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II में ये पहली दफा ये स्टार्ट हुई थी। The term operations research was coined by McCloskey and Trefton in 1940 in the UK. British scientists set up the first field installation of radars during the war and observed the air operations. ऑपरेशंस रिसर्च कहाँ से आई, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर II के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे दोनों, इन्होंने इसका नाम ऑपरेशंस रिसर्च रखा था। इन्होंने क्या किया कि जब जंग के दौरान इन्होंने एक फील्ड के अंदर एक रेडार का ऑफिस बनाया जिसके अंदर सारे रेडार की जितना भी उसका आउटपुट आती थी, जो भी वो पोजीशंस जो रेडार बताते थे जहाज़ों की, उसके अलावा बाकी जो ट्रूप्स की, वो सारी की सारी ये ऑब्जर्वेशंस ये नोट करते जाते थे और उसको प्लॉट करते जाते थे। जब इन्होंने उसको प्लॉट करना शुरू किया तो उसकी बेसिस पे फिर इन्होंने एक एनालिसिस करना शुरू किया कि अगर
आज के दिन में जहाज़ों की पोजीशन ये, बाकी आर्मी की पोजीशन ये, तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, इस वक्त क्या करना चाहिए। इस तरह से ये पहली दफ़ा ऑपरेशंस रिसर्च स्टार्ट हुई थी। Their analysis of these led to suggestions that greatly improved and increased the effectiveness of British fighters and contributed to the success of British defense. Operations research was then extended to anti-submarine warfare and to all the phases of military, naval and air operations, both in Britain and in the United States. दोनों में अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी, दोनों जगहों पे ये फिर इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने आर्मी के हर प्लान के अंदर इन्होंने क्या ऑपरेशंस रिसर्च डाल दी, और हर जितने भी इनके वॉरफेयर के प्लान्स थे उस वो सारे ऑपरेशंस रिसर्च के थ्रू पहले एवेलुएट होते थे, फिर एग्जीक्यूट होते थे। The effectiveness of operations research was instrumental in spreading interest in it to other government departments and in industry. In USA, the National Research Council formed a committee on operations research in 1951, and the first book on subject was published. पहली बुक जो ऑपरेशंस रिसर्च के ऊपर पब्लिश हुई थी नेशनल रिसर्च काउंसिल ने 1951 में की थी। कमेटी बनाई थी, उसने एक बुक लिखी और उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया। Effectiveness of operations research was instrumental in spreading interest in it to other government departments and industry. वो जो इनकी थी एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब ने ऑपरेशनल रिसर्च जब इन्होंने अपने एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशनल प्लान इन्होंने बना दी, कर दी, तो फिर और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी देखा कि इट इज़ सच एन इफेक्टिव टूल, जैसे कि हमें अपने भी एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। Success of operations research in military attracted the attention of industrial managers who were seeking solutions to their complex problems. Today, almost every organization or corporation has staff applying operations, research or business research. The general acceptance to operations research has come as the managers have learned the advantage of scientific approach. The general acceptance to operations research has come as the managers have learned the advantage of scientific approach. क्योंकि अब इस वक्त इसकी वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं दे नो कि साइंटिफिकली अगर हम एक प्रॉब्लम को अप्रोच करें, उसे टैकल करें, तो वी कैन गेट एन ऑप्टिमम रिजल्ट। ऑपरेशन रिसर्च और बिजनेस रिसर्च। Operation research is a scientific method of providing executive departments with a quantitative basis for decisions regarding the operations under their control. Morse and Kimball ने ये definition दी थी और उनका कहना यह था कि जी operations research is a scientific method, एक scientific tool है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कौन सी होती है, जो डिसीजन लेती है, जिसके बाद डिसीजन पावर होती है, जिसने बताना होता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशंस अंडर देयर कंट्रोल। और उनको क्या था, क्वांटिटेटिवली वो अपने डिसीजंस को एवेल्युएट कर सकते थे इस टूल के थ्रू। अदर देन तो क्वालिटेटिवली तो आप कह सकते हैं कि जी ये अप्रोच अच्छी है, ये अप्रोच बुरी है, लेकिन अगर आप इन नंबर टर्म्स में बताएंगे क्वालिटेटिव कि जी 80% द रिजल्ट्स ऑफ दिस अप्रोच आर दिस, 90% ऑफ द टाइम्स ये इस तरह इसका रिजल्ट ये आता है, तो इट इज अ बेटर ऑप्शन। नेसेसिटी ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन इंडस्ट्री। क्यों जरूरी है ऑपरेशनल रिसर्च? एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, science of operational research came into existence in connection with war operations to decide a strategy by which enemy could be harmed to the maximum possible extent with the help of the available warfare. Necessity क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई?
इसलिए ज़रूरत पेश आई कि अगर हम वॉरफेयर की, हम जंग की मिसाल ले लें, तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिसाइड करना जिससे कि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, उसके लिए हमें अपनी जानना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिप्लॉयड हैं, हम उस पर एक रिसर्च करके एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वॉर सिचुएशन रिक्वायर्ड रिलायबल डिसीजन मेकिंग, और उसके लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वाज ऑपरेशनल रिसर्च। The need of the business or operational research has been equally felt by the industry due to the following reasons. सबसे पहली रीजन है complexity. In a big industry, the number of factors influencing a decision have increased. Situation has become big and complex because these factors interact with each other in a complicated manner. There is thus great uncertainty about the outcome of the interaction of factors like technology, environment and competition. क्योंकि इतना रैपिडली टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंपटीशन चेंज हो रहा है, वेरिएबल्स इनके इतने ज़्यादा इस वक्त हो गए हैं, और वेरिएबल्स आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और उसमें वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इन सबको जब अगर हम ऐसा कलेक्टिवली अगर हम इस पे को देख के इसका एक एनालिसिस करना चाहें, हम इस पे कोई डिसीजन लेना चाहें, तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफ़िकल्ट। दिस इज़ वन रीज़न, कॉम्प्लेक्सिटी, कि जी हमें ऑपरेशनल रिसर्च करनी पड़ती है। Scattered responsibility and authority. In a big industry, responsibility and authority of decision making is scattered throughout the organization, and thus the organization, if it is not conscious, may be following inconsistent goals. Scattered responsibility and authority क्या है? Big, बहुत बड़ी बड़ी corporations हैं, वहाँ पे authority of decision making is scattered throughout the organization. एक डिसीजन है, एक मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट लेवल पे एक डिसीजन लिया जाता है, एक हायर मैनेजमेंट लेवल पे लिया जाता है, एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे लिया जाता है, एक सुपरवाइजर एक डिसीजन लेता है। तो क्या ये सारे डिसीजंस जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल है उसकी पॉइंट करते हैं, डायरेक्शन इसकी वही है, या ऑर्गेनाइजेशनल गोल कुछ और कहता है, आपका जो डिसीजन है उसकी डायरेक्शन कुछ और है? फिर there is another major necessity is uncertainty. There is a great uncertainty about economic and general environment. Is that true? Yes, it is. There is a great uncertainty about economic and general environment. With economic growth, uncertainty is also growing. ग्रोथ भी कर, इकोनॉमी हमारी ग्रो भी कर रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा अनसर्टेन भी होती जा रही है। दिस मेक्स ईच डिसीजन कॉस्टलियर एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑपरेशंस रिसर्च इज दस क्वाइट एसेंशियल फ्रॉम रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन उसकी वी डाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। अनसर्टेनिटी है, हो सकता है ग्रो कर रही है 50% के से ग्रो कर रही है और अचानक इट फॉल्स टू 5% सडनली। सो दैट इज व्हाई operational research is very important. It is very vital for the industry. Knowledge explosion. Knowledge is increasing at a very fast rate. Majority of the industries are not up to date with the latest knowledge and are therefore at a disadvantage. Operations research team collects the latest information for analysis purpose, which is quite useful for in the industries. नॉलेज एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा वास्ट और इतना ज़्यादा तेज़ है, नॉलेज इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि एक इंडस्ट्री जो है, एक सर्टन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मुश्किल हो गया है कि वो सारी नॉलेज को कलेक्ट कर सके, उसको आर्काइव कर सके। सो जब ऑपरेशंस रिसर्च करते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं, रिसर्चर्स नॉलेज को ढूंढते हैं और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सिमिलर सिचुएशन और किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुई थी,
नए ट्रेंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब नई इंफॉर्मेशन अब ये रिसर्चर्स दे ब्रिंग इनटू द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है उससे। प्रीवियस जो वैलिड एक्सपीरियंसेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। नाउ स्कोप एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च कहाँ कहाँ यूज़ होती है? Although the complete list of operational research techniques and their applications would fill volumes in itself, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनको आप सबको इकट्ठा पढ़ भी नहीं सकते। The following is an abbreviated set of applications to show how widely these techniques are used today. पहला तो है जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ऑपरेशनल टेक्निक कौन सी यूज़ होती है? कैश फ्लो प्लानिंग, क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस, प्लानिंग ऑफ delinquent accountant strategy। कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज होती है? allocation of resources to projects, determination of proper workforce, deployment of workforce, project scheduling, monitoring and control। फिर facilities planning के अंदर फैक्ट्री साइज एंड लोकेशन डिसीजन, हॉस्पिटल प्लानिंग, इंटरनल लॉजिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन, एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड अनलोडिंग, वेयर हाउस लोकेशन डिसीजन। फिर फाइनेंस में ऑपरेशनल रिसर्च फाइनेंस में कहाँ इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये एक लिस्ट, एक जर्नलाइज्ड और नैरोड डाउन लिस्ट है। अगर आप इसको ऑपरेशनल रिसर्च को इन रियलिटी देखें तो ये हर जगह पे ऑपरेशनल रिसर्च मौजूद है, और अगर हम उसकी लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम पेजेस भर जाएंगे, लेकिन ऑपरेशनल रिसर्च नहीं ख़त्म होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशनल रिसर्च कहाँ यूज़ होती है? इन्वेंट्री कंट्रोल में, प्रोजेक्शन मार्केटिंग बैलेंस में, प्रोडक्शन स्केजुलिंग में, प्रोडक्शन स्मूथिंग में। मार्केटिंग में कहाँ ऑपरेशनल रिसर्च यूज़ होती है? एडवर्टाइजिंग, बजट एलोकेशन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टाइमिंग, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, personal justification planning, scheduling of training programs, skill balancing, recruitment of employees। purchasing में operational research कब involved होती है? जब हम material transfer करते हैं। optimal buying, optimal reordering। research and development में कहाँ operational research है? कंट्रोल ऑफ आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन प्लानिंग। अ सिमिलर लिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी मेजर फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मिलिट्री एक्टिविटीज अलोन वुड कवर एन एंटायर बुक। मिलिट्री की एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हैं जहाँ ऑपरेशनल रिसर्च यूज़ होती है कि वो एक, अगर हम उस पर किताब लिखें तो पूरी किताब ही लिखी जाए सिर्फ उसके ऊपर। Operational research in modern management. The following are some of the roles of operational research in business and management. पहला है, अब हम रोल्स की बात करें। पहले हमने एक्टिविटीज देखी थी जहां जहां ऑपरेशनल रिसर्च यूज होती है। अब हम देखेंगे बिजनेस एंड मैनेजमेंट में ऑपरेशनल रिसर्च का क्या रोल है, कहां कहां रोल है। पहला है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कहाँ ऑपरेशनल रिसर्च यूज़ होती है? प्रोडक्ट सिलेक्शन में, कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज बनाने में, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। फिर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वहाँ पे कहाँ कहाँ ऑपरेशनल रिसर्च यूज़ होती है? प्रोडक्शन स्केजुलिंग, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, location of factories and their sizes, equipment replacement and maintenance, inventory policy।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड एरिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ ऑपरेशनल रिसर्च इस्तेमाल होती है? सबसे पहले कैश फ्लो एनालिसिस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट पॉलिसीज, क्रेडिट रिस्क, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे इन द बिगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी ऑपरेशनल रिसर्च यूज होती है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट में हम देखते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट में रूल्स ऑफ परचेजिंग, डिटर्मिनिंग द क्वालिटी, डिटर्मिनिंग द टाइम ऑफ परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन में लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, साइज ऑफ वेयर हाउस, रेंटल आउटलेट्स, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजीज, ये सारे वो मेन ब्रॉड एरियाज थे जहां जहां ऑपरेशनल रिसर्च इस्तेमाल होती है, यूज होती है। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेशनल रिसर्च स्टडी। व्हाट आर द स्टेप्स? Operational research is a logical and systematic approach to provide a rational basis for decision making. There are 6 important steps in an operational study, but it is not necessary that in all the studies each and every step is invariably present. ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे 6 के 6 स्टेप्स हों, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 भी पूरे हो सकते हैं। These steps are arranged in the following logical order. Step 1 क्या है? Observe the problem environment. The activities that constitute this step are visits, conferences, observations, research, and so on. With the help of such activities, the operational research scientist gets sufficient information and support to proceed and is better prepared to formulate the problem. Problem हमने क्या करनी है? डेवलप करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। Step 2 है analyze and define the problem. In this step, not only the problem is defined, but also uses, objectives, and limitations of the study are stressed in the light of problem. The end result of this step is a clear grasp of need for developing a solution and understanding its nature. Step 3 is developing a model. A model is a representation of some real or abstract situation. Operations research models are basically mathematical models representing systems, processes, or environments in the form of equations, relationships, or formulae. The activities in this step include defining interrelationship among variables, formulating equations, using known operational research methods. आप क्या करते हैं? इसमें एक ऑपरेशनल रिसर्च इक्वेशन एक बनाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं? मॉडल एक डेवलप करते हैं, मॉडल की इक्वेशन बनाते हैं, आप कॉन्स्ट्रेंट्स, अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद आप रिसर्च मॉडल जो है उसको डिफाइन करते हैं कि आपने उसे कैसे यूज़ करना है। स्टेप 4 क्या है? सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डाटा इनपुट। Garbage in and garbage out is a famous saying. एक मशहूर बात है, कहावत है, garbage in and garbage out. गलत डेटा आप एंट्री करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। No model will work appropriately if the data input is not appropriate. Hence, tapping the right kind of data is vital step. Important activity in this step are analyzing internal, external data and facts. Step 5, provide a solution and test reasonableness. This step involves getting a solution with the help of model and data input. Such a solution is not implemented immediately. First, it is tested and limitations are found. If the solution is not reasonable or if the model is not behaving properly, updating and modifications of the model is considered. The end result of this step is a solution that is desirable and supports the current organizational objective. क्या करते हैं? हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उस मॉडल के थ्रू मॉडल डेवलप करते हैं, मॉडल को फिर टेस्ट करते हैं। अगर वो मॉडल का हमारा जो मॉडल का रिजल्ट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से मीट करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम मॉडल को अपडेट करते हैं, दोबारा से मॉडल ठीक करते हैं। स्टेप 6,
implement the solution. In operational research, the decision making is scientific and implementation of the decision involves so many behavioral issues. Therefore, the implementation authority has to resolve the behavioral issues, sell the idea of use operational research not only to workers but also to superiors. Managers को क्या, जब तक managers will not understand the operational research, they will not allow you to conduct an operational research. इसी तरह employees भी. Now, what are the limitations of operational research? Magnitude of computation. Computation में क्या है जी? Operational research tries to find out the optimal solution taking all the factors into account. In modern society, these factors are numerous and expressing them in quantity and establishing relationship among these require huge calculations. तो क्या है, एक सर्टेन लिमिट तक तो आप बाय हैंड कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको मेन फ्रेम या ह्यूज कंप्यूटर्स चाहिए, और ह्यूज कंप्यूटर सिर्फ बिग इंडस्ट्री या बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती हैं, छोटी कंपनीज ऐसे नहीं कर सकती. इसी तरह नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स हैं. ऑपरेशनल रिसर्च प्रोवाइड सोल्यूशन ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम कैन बी क्वांटिफाइड. All relevant variables do not lend themselves to quantification. Factors which cannot be quantified find no place in operational research models. जब तक हमने शुरू में बात ही की थी ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है, में हमने क्या करते हैं कि जी हम आपको एग्जाम में एग्जैक्टली बताते हैं कि जी इतने % इसका ये रिजल्ट आएगा, इतने % अगर आप ये करेंगे तो ये होगा. तो जब क्वांटिफाइबल ही नहीं, आपको पता ही नहीं कितने %, तो फिर आप कर ही नहीं सकते. डिस्टेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड ऑपरेशंस रिसर्चर. इसी तरह आप डिस्टेंस दोनों के दरमियान अगर ज़्यादा होगा तो फिर रिसर्चर इंडस्ट्री को 100% नहीं जान सकता, मैनेजर जो है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग को 100% या आपका ऑपरेशनल रिसर्च को 100% नहीं जान सकता. अब दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो ही बात बनेगी. ऑपरेशनल रिसर्च बीइंग अ स्पेशलिस्ट जॉब रिक्वायर्स अ मैथमेटिशियन और अ स्टैटिस्टिशियन हु माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम. Similarly, a manager fails to understand the complex working of an operational research. Thus, there is a gap between the two. Management itself may offer a lot of resistance due to conventional thinking. Money and time cost. When the basic data is frequently changed, incorporating them into operational research model is a costly affair. Implementation. Implementation of decision is a delicate task. It must take into account the complexity of human relations and behaviors. Sometimes resistance is offered only due to psychological factors. ये हम क्या बात करें, हम limitations of operational research की बात करें यहाँ पे. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि एक टूल है ऑपरेशनल रिसर्च का. हम दो चीजें देखेंगे, एक लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे, एक हम देखेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस. दोनों क्या हैं, टूल्स हैं ऑपरेशनल रिसर्च के. Linear programming is a technique for determining an optimum schedule of independent activities in view of the available resources. Linear relationship between the two or more variables is the one in which the variables are directly or precisely proportional. The journal linear programming problem calls for optimizing, maximizing, minimizing a linear function of the variable called objective function, subject to a set of linear equations or inequalities called the constraints or restrictions. Linear programming में हम क्या करते हैं, बेसिकली linear programming है क्या. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या बताती है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली या प्रिसाइसली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग ये बताती है. ऑप्टिमम स्केड्यूल हम डिराइव करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन द व्यू ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको देखते हुए एक ऑप्टिमम स्केड्यूल हर एक्टिविटी का बन जाता है कि ये एक्टिविटी है, इसके लिए हमारे पास इतने दिन हैं, ये कॉस्ट अवेलेबल है, तो हम इतने दिनों में इसे कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, या हम साइड बाय साइड दोनों एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं. ये सारा हमें ऑप्टिमम एक स्केड्यूल हमारा डेवलप हो जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग से. इसकी जब अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम एक इसको ड्रॉ करके
हम एक पॉइंट टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर जो हमें लीनियर में ऑप्टिमम सोल्यूशन देती है। ऑप्टिमम सोल्यूशन किस चीज़ का देती है? अगर हम दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इतने, तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये जान सकते हैं कि प्रोडक्ट ए कितना मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्ट बी कितना मैन्युफैक्चर करें, तो हमारी प्रोडक्शन जो होगी वो प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा ऑप्टिमम होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा, हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड होंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। The procedure for mathematical formulation of LPP linear programming problem consists of the following steps. पहला स्टेप क्या है? हम लीनियर प्रोग्रामिंग जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम। हम पहला जो मेन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल, उसको आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है। स्टेप नंबर 2 क्या है? फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। हम किस चीज़ को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं या कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना? एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम सच एज रिसोर्स लिमिटेशंस। हम अपने कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि जी हमारे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्स लिमिटेशन है, मार्केट कंडीशन है, इंटर रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स है, ये अदर एज लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। इसी तरह पे स्टेप नंबर 4 क्या है? ऐड द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स सो दैट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स डू नॉट हैव एनी वैलिड फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? हम अपनी इक्वेशन जो होती है मेन फंक्शन जो है उसको हम नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देते हैं ताकि जब हमारा रिजल्ट आए तो वो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ना आए, हमारा रिजल्ट जो हो हम उसको फिर अगर नेगेटिव आएगा तो उसे इंटरप्रेट करने में भी प्रॉब्लम होगा। नाउ अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कंडक्टेड डन। अ प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम है। A firm manufactures two types of products A and B and sells them at profit of rupees 2 on type A and rupees 3 on type B. Each product is processed on two machines G and H. Type A requires 1 minute of processing time on G and 2 minutes on H. Type B requires 1 minute on G and 1 minute on H. The machine G is available for not more than 6 hours 40 minutes while machine H is available for 10 hours during any working day. Formulate the problem as a linear programming problem. अब हमारे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जी एक फर्म है जो कि दो प्रोडक्ट बनाती है, A और B बनाती है, और A पे उसे 2 रुपये प्रॉफिट होता है, B पे उसे 3 रुपये प्रॉफिट होता है। ए का भी बताया हुआ मशीन टाइम कि उसको दो मशीनें जी और एच, जी पे कितना टाइम लगता है, एच पे कितना लगता है, बी को भी बताया हुआ जी पे कितना, एच पे कितना, और जी और एच के ये भी बताया हुआ है कि जी मशीन कितने घंटों के लिए दिन में अवेलेबल होती है और एच मशीन कितने घंटों के लिए दिन में अवेलेबल होती है। अब वो कहता है कि फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कि आप बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना चाहिए तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज होगा। डिसीजन वेरिएबल क्या है इसके अंदर? सबसे पहले हमने बात की थी, हम डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं। लेट x1 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स of type A to be produced and let x2 be the number of units of type B to be produced. हमारा number of units of क्या है? Production है हमारा decision variable. अब हम अगर टेबुलेशन फॉर्म में उसे देखें तो हम उसे किस तरह से देख सकते हैं। टाइम ऑन प्रोडक्ट्स मिनट्स में दिया हुआ है, अवेलेबल टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, मशीन जी और एच है, टाइप ए टाइप बी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे? सिंस द प्रॉफिट ऑन टाइप ए इज 2 पर प्रोडक्ट 2x1 हो गया, x हमारा प्रोडक्ट ए will be the profit on selling x1 units of type A. Similarly 3x2 will be the profit on selling x2 units of type B. Therefore total profit Z, जिसे हम Z से डिनोट करें, total profit on selling x1 units of A and x2 units of B is given by 2x1 plus 3x2. Hence the objective function is, हमारा objective function क्या है? is to maximize profit है। तो क्या होगा? Z is equals to 2x1 plus 3x2. कंस्ट्रेंट्स क्या है? आप इसमें हमने कंस्ट्रेंट्स देखने हैं। सिंस मशीन G takes 1 minute on time type A and 1 minute time on type B,
The total number of minutes required on machine G is given by x1 plus x2. But machine G is available for not more than 6 hours, 40 minutes, 400 minutes. Therefore, x1 plus x2 is equal to or less than 400. Maximum 400 minutes के लिए available होती है. Similarly, the total number of minutes required on machine H is given by 2x1 plus x2. But machine H is available for 10 hours on a working day. Therefore, 2x1 plus x2 is equal to or less than 600 minutes. Non-negativity restraints क्या हैं? Restrictions क्या हैं? Since it is not possible to produce negative quantities, we have x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, equal to or greater than. Hence, the allocation problem can be represented as maximum हमारा objective function क्या है? X is equal to 2x1 plus 3x2 subject to x1 plus x2 is less than equal to 400, 2x1 plus x2 is less than equal to 600 and x1 और x2 are equal to or greater than 0. ये तो हमारा था फर्स्ट, हमने एग्जाम्पल जो देखी उसका हमारा रिजल्ट था. हमने इसमें क्या किया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने सबसे पहले तो डिसीजन वेरिएबल इसमें हमने आइडेंटिफाई किया. डिसीजन वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई क्या किया? हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या था? डिसीजन वेरिएबल ये थे कि जी हमारा दो वेरिएबल थे. एक था कि जी हम कितना x प्रोड्यूस करें, कितना y प्रोड्यूस करें, नहीं सॉरी कितना x1 प्रोड्यूस करें, कितना x2 प्रोड्यूस करें. दो प्रोडक्ट्स हैं x1 x2, हमने कितना कितना दोनों को प्रोड्यूस करिए, हमारा डिसीजन वेरिएबल है. फिर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन किया. ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? मैक्सिमाइज हमने प्रॉफिट करना है अपना. तो मैक्सिमाइज कब प्रॉफिट होगा? हमने देखा कि जी एक 2 रुपए का है और एक 3 रुपए का, दोनों को ऐड करके करें तो वो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम फंक्शन. फिर हमने देखे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. हमारी मशीन जी इतने घंटों के लिए अवेलेबल, एच इतने घंटों के लिए अवेलेबल. फिर हमने अपने कंस्ट्रेंट्स ड्राइव किए. फिर हमने नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हम क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि हम नेगेटिव प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, तो हम उसके लिए फिर एज्यूम कर लेते हैं कि x1 और x2 0 से या तो 0 होंगे या कोई प्रोडक्शन नहीं होगी या ज्यादा होगा. ये नहीं हो सकता, नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं हो सकती. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. द ओनर ऑफ मेट्रो media selection problem. The owner of Metro Sports wishes to determine how many advertisements to place in 3 selected monthly magazines ABC. His objective is to advertise in such a way that the total exposure to principal buyers of expensive sports goods is maximized. Percentages of readers for each magazine are known. Exposure in any particular magazine is the number of advertisements placed multiplied by the number of principal buyers. The following data may be used. हमारे पास क्या है? ABC 3 हमारे पास वो हैं मैगजीन्स हैं जिसके अंदर एक मेट्रो स्पोर्ट्स वाला ऐड देना चाहता है. अब क्या है? रीडर्स जो हैं वो हमें पता है कि जी ए मैगजीन के रीडर 1 लाख हैं और बी के हैं 60,000 हैं और सी के 40,000 हैं. बायर्स कितने हैं? 10%, 15%, 7%. कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 5,000, 4,500, 4,250. अब वो उसने डिसाइड ये करना है कि इन तीनों के अंदर ऐड देना है, तो तीनों में से किस में ऐड दिया जाए. द बजटेड अमाउंट इज ₹1 lakh फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट्स. द ओनर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट मैगजीन ए शुड हैव नो मोर देन 6 एडवर्टाइजमेंट्स. टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए है और उसने कहा है कि जी मैंने इन तीनों मैगजीन्स में ऐड देना है और तीनों में कितने दिन के लिए ऐड देना है, ये उसने डिसाइड करना है. अब वो क्या कहता है कि वो उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जी मैंने मैगजीन ए में 6 से ज़्यादा ऐड नहीं देने. बी एंड सी ईच हैव एटलीस्ट 2 एडवर्टाइजमेंट. बी सी में कम से कम 2 होने चाहिए. फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर द प्रॉब्लम. अब हम इसका फॉर्मुलेशन कैसे देखते हैं? डिसीजन वेरिएबल क्या है? लेट x1 बी द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. हमने अब इसमें डिसीजन वेरिएबल क्या है? हमने देखना है कितने ऐड देने हैं, ए में कितने, बी में कितने, सी में. x1, x2 और x3. x1 क्या है? हमारा मैगजीन ए है. x2 क्या हमारा मैगजीन बी है. x3 क्या मैगजीन सी है. इन तीनों में कितने इतने एड्स देने हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होगा, हमने क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो उससे पहले हमने एक और चीज यहाँ पे देखी थी कि द ऑब्जेक्टिव इज टू एडवर्टाइज इन सच अ वे
that the total exposure to principal buyers of expensive sport goods is maximized. The number of readers who buy magazine A is 100,000, so readers who have seen the advertisement are 100,000x. Similarly, the number of advertisements seen by readers of magazine B is 60,000 x2 and 40,000 x3 C. Hence, the objective function is maximize Z is equals to 0.10 into 100,000 x1 और इसी तरह 0.15, 0.7. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया? अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 10,000 x1, 9,000 x2 और 2,800 x3. क्या कर रहे हैं हम? Z को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. कंस्ट्रेंट क्या है? गिवन द बजटिंग अमाउंट इन एट मोस्ट रुपीज 1 लाख फॉर द एडवर्टाइजमेंट, टोटल 1 लाख हमारा अमाउंट है. द कॉस्ट फॉर ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स इन ऑल द मैगजीन्स इज 500 is x1 प्लस 4500 x2 प्लस 4250 x3. ये हमारी कॉस्ट है. और कॉस्ट क्या है? हमारी टोटल बजटिंग, हम इन सबको ऐड करें तो हमारी लेस देन 100,000 होनी चाहिए. हमारा पहला कंस्ट्रेंट आ गया. Given that the owner have decided that magazine A should not have more than 6 advertisements and B, C have at least 2 advertisements each, x1 is equal to less than 6, x2 is equal to greater than 2, x3 is equals to greater than 2. एडवर्टाइजमेंट के लिए नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x1, x2, x3 तीनों आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. तो ये हमारे पास क्या आ गए? रिलेशनशिप्स आ गए. 4 ये जो है मैक्सिमाइजेशन हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स हमारा 2 हैं, बजटिंग और एडवर्टाइजमेंट, और नॉन नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी हमारी क्या हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हमारा डिफाइन करती हैं फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. नाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? आफ्टर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इट इज यूजफुल. हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग से. इट इज यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन. हम क्या करते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास एक आ गया, हम उसके पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करके हम चेंजेस स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अगर हम जो ऑप्टिमल सोल्यूशन के पैरामीटर्स थे, अगर उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर. Sensitivity analysis is concerned with studying possible changes in the available optimal solution as a result of making changes in the original model. The change in the parameters of the problem may be discrete or continuous. The study of the effect of discrete changes in parameters on the optimal solution is called sensitivity analysis, और post optimality analysis भी कहते हैं इसे, क्योंकि हमने एक ऑप्टिमल पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है. अब उसके बाद हम उस ऑप्टिमल पॉइंट का अगर एनालिसिस करते हैं तो उसे हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कहते हैं. One way to determine the effects of parameter changes is solve the new problem anew, which may be computationally inefficient. एक तो तरीका ये है, हमने बात की सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस कब करते हैं? जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लिया, और उस ऑप्टिमल सोल्यूशन के पैरामीटर्स को हम चेंज करके हम उसका रिजल्ट देखते हैं. एक तरीका तो ये है कि हम दोबारा से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दोबारा से शुरू करें, पैरामीटर्स चेंज करके हम दोबारा बार बार उसे कैलकुलेट करें करके हम उसका एक नया ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालें. लेकिन दैट इज not a very good or an appropriate way. It is time consuming, computations आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी. उससे बेहतर ये तरीका है सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस में आपके पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, अब पैरामीटर्स को आप वेरिएट करेंगे, ऊपर कम ज़्यादा करके आप एक जो है एक एनालिसिस कर सकते हैं. Alternatively, the current optimal solution may be investigated making use of the properties of simplex criteria. एक simplex method हम इसमें use करते हैं. The second method reduces additional computations considerably and hence forms the sensitivity analysis.
तो क्या है कि हम या तो फर्स्ट मेथड हम अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद फिर सिंप्लेक्स अडॉप्ट करें और उसको हम यूज़ करें, वो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड। उससे बेहतर है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है हम उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लें। That this is where we are going to end our section 4. Our course has completed now. हमने आज के सेशन में सेक्शन 4 स्टार्ट किया था। सेक्शन 4 हमारा था ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने फाइंड करना था ऑपरेशनल रिसर्च का। हमने पहले बात की ऑपरेशनल रिसर्च, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या होती हैं, और इसकी हमने हिस्ट्री भी देखी। फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को देखा, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग कब यूज़ करते हैं, उसकी हमने एग्जांपल्स देखी। लास्टली हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअली सेंसिटिविटी एनालिसिस होती क्या है, और हमने उसमें ये लर्न किया कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, तो हम उसको रीवैल्यूएट या वैलिडेट करने के लिए हम जो बेसिक पैरामीटर्स हैं हमारे, उनको हम चेंज करते हैं। तो हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की जो वैल्यू हमारा पॉइंट है, ऑप्टिमल पॉइंट है, उसको हम देखते हैं, उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं कि या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ऑन द ग्राफ। तो दिस इज वेयर वी एंड आवर कोर्स। हमारा कोर्स यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बिजनेस रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और दिस वाज द लास्ट सेशन। इसके बाद 2 सेशंस और हैं जिसके अंदर हम इस कोर्स को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। और सेशन दिस इज सेशन नंबर 31। सेशन 31 में हम सेक्शन नंबर 1 और 2 को दोबारा रिवाइज करेंगे। जो है सेशन 32 इसमें सेक्शन 3 और 4 को दोबारा एक दफ़ा से रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।